हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 1 डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। डिमांड तक का कंसेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज से हम बात करेंगे सप्लाई कंसेप्ट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई के बारे में। दूसरा, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि सप्लाई को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे सप्लाई को फर्क पड़ता है। दूसरा, और हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट में। तो चलो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या होती है। तो हमने देखा कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। बात में फिर सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एक सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाइड कह सकते हो या फिर उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, तीन चीज है यहाँ पे भी, प्राइस, एक टाइम, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि सेलर कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना चाहता है उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ से में। तो सप्लाई की डेफिनेशन देखो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स इज क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जो एक सेलर ऑफर करता है फॉर सेल, बेचने के लिए in a given market at a given time at various prices। मतलब अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग टाइम पीरियड पे वो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सप्लाई बोलते हैं। लेकिन बात यह कि भैया प्राइस सप्लाई को इफेक्ट कैसे करता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं सेलर हूं, तो क्या मैं कभी भी कम प्राइस पे अपनी क्वांटिटी को सेल करना पसंद करूंगा? बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा। मैं अपनी क्वांटिटी का मतलब मैं अपनी जो भी गुड्स हैं फिर जो भी सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूं उसे कब सेल करूंगा, जब मार्केट में उसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी, यानी कि उसके प्राइस हाई होंगे। जब तक प्राइस हाई नहीं होंगे मुझे सेल करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जब प्राइस हाई होंगे तो मुझे प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जब प्राइस कम होंगे तो मुझे नुकसान ज्यादा झेलना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट कम कमाऊंगा मैं, या फिर हो सकता है मैं लॉस भी कमाना पड़ जाए मुझे। तो इसलिए एक सेलर जो है वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज जब करता है जब मार्केट में रेट ज्यादा हो। इसलिए आपने सुना होगा कई बार, बहुत सारे अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो तो या फिर जिसको भी सेलर को आप जानते हो, वो कई बार क्वांटिटी को स्टॉक करके रख लेते हैं, यानी कि अपने पास चीजों को इकट्ठा करके रख लेंगे कि भाई मैं जब बेचूंगा जब मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे तब बेचने का फायदा है, ठीक है। तो वो चीज होती है यहाँ पे, क्योंकि तब उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। वही चीज यहाँ पे देखो, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मींस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच इज ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब सप्लाई का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो ऑफर की जाती है किसके लिए, सेल के लिए, एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पीरियड में और किसी भी प्राइस लेवल पे। अब बात आती है कि चलो सप्लाई तो समझ लिया, यहां से एक कंसेप्ट और आता है कि यहां से पता चलता है सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है। जैसे मैंने अभी भी आपको समझाया कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि तब जो है ज्यादा से ज्यादा सेलर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ चुके हैं तो प्रॉफिट अब बढ़ेगा इनका। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम हो गई तो अब कोई भी सेलर यहाँ पे सेल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। तो ये चीज होती है, अगर प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब आते हैं सप्लाई फंक्शन पे। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब समझते हैं पहले। तो इट इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड कमोडिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। मतलब ये क्या होता है, रिलेशनशिप किसके बीच में, एक तो क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में और किसके साथ, उन फैक्टर्स के साथ जो उसे अफेक्ट करते हैं। क्योंकि प्राइस सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं है जो सप्लाई को इफेक्ट करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं सप्लाई के, जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई में उनकी वजह से फर्क आता है। अब वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सप्लाई है उसमें फर्क पड़ता है पीएक्स का, पीआर का, टी का, सी का और जीपी का भी है। क्या सब चीजें समझते हैं उसे क्या करके। देखो पीएक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड, प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज कैसे आता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पे है जो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कमोडिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो व्हेन प्राइस गोज अप प्रोड्यूसर सेल मोर ऑफ अ प्रोडक्ट। और ऐसा वो क्यों करते हैं, रीजन दे चुका हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए। क्योंकि देखो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या फिर सेलर वो अपने अपने
प्रॉफिट के लिए काम, मतलब अपने अपने मकसद के लिए काम करते हैं। जैसे कंज्यूमर का मकसद क्या होता है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना, कि कैसे वो अपने सारी सोर्सेज को यूज करे कि उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। लेकिन प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, क्योंकि उसे बिजनेस में टिके रहना है। और बिजनेस में कब तक टिका रहेगा, जब तक वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो व्हेन द प्राइस गोज अप प्रोड्यूसर सेल मोर ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोड्यूसर है ज्यादा सेल करते हैं प्रोडक्ट को। एंड व्हेन प्राइस गोज डाउन, और जब प्राइस कम हो जाएंगे, दे सेल लेस, तो क्या करेंगे, कम गुड सेल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहला फंक्शन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में याद होगा आप लोगों को, जब मैं आपको पढ़ा रहा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वहां पे हमने दो गुड्स की बात करी थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है वो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में डिमांड हो रही है उसके सब्स्टिट्यूट की, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं ध्यान से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को। सपोज करो मैं आपको बात कर रहा हूँ किसके बारे में, टी और कॉफी के बारे में, टी और कॉफी के बारे में। अगर मैं टी और कॉफी के बारे में यहाँ पे बात करूं तो एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो टी ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, टी ने मतलब टी के प्राइस अगर बढ़ गए, तो लोग जो है वो कॉफी की सप्लाई बढ़ा देंगे। अब कॉफी की सप्लाई क्यों बढ़ाएंगे, एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो टी के प्राइस बढ़ चुके हैं तो लोग टी की डिमांड कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर टी के प्राइस बढ़ गए हैं तो टी की डिमांड लोग कम कर देंगे। अब लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कंज्यूम करने के लिए, तो लोग कॉफी कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो सेलर को पता लग जाएगा, तो सेलर क्या करेगा, कॉफी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर टी के प्राइस कम हो गए तो लोग कॉफी से शिफ्ट होकर टी पे आ जाएंगे, तो लोग टी की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो सेलर जो है वो चीजों को सेल करना पसंद करता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, वैसे तो इसका लॉजिक यहाँ पे बनता नहीं है, पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अब सपोज करो अब कार के प्राइस बढ़ गए हैं, वैसे तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं उस चीज का, तो वो थोड़ी चीज गलत हो जाएगी, उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब आगे डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को, वो हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी। तो मैं दो चीज डिस्कस करी, एक डिस्कस क्या किया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो हमने समझा लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है यहाँ पे, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिस्कस हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट करते हैं वो चीज समझते हैं। देखो टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ सकता है एक कमोडिटी के ऊपर। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, या तो होगी आउटडेटेड या फिर क्या होगी, एडवांस। अगर लोग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पुराने जमाने के मेथड अप्लाई करें, बाबा आजम के जमाने के, तो हो क्या सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि जब आप पुराने मेथड अप्लाई करते हो तो वहां पे एफिशिएंसी कम आती है, एफिशिएंसी कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि अगर सिंपल तरीके से प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, उसके तरीके क्या हो सकते हैं कि आप प्राइस को इंक्रीज कर लो। पर प्राइस को इंक्रीज करोगे तो भाई मार्केट में और भी तो कॉम्पिटिटर हैं, वो थोड़ा यहाँ पे झक मराने बैठे हैं, तो भाई वो भी तो जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक तरीका क्या होता है, सीओपी कम कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे आप वहां पे, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, कि जो गैप है वो कम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगा, सॉरी डिक्रीज कब होगा, जब आप एडवांस मेथड, एडवांस टूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है किसको, यहाँ पे सप्लाई को। कैसे करती है, दोबारा याद दिलाता हूं, अगर हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तब सप्लाई इंक्रीज होगी। क्योंकि जब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट फालतू मिलेगा। तो प्रॉफिट किसको पसंद नहीं है, तो जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करेगा, सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो, इफ प्रोडक्शन मेथड चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड इट चीपर टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करना क्या होता है, सस्ता हो जाता है, यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल विल गो अप। तो जो अमाउंट, जो प्रोडक्ट है ना, जो अवेलेबल होगा वो मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा हो, अगर हम यूज करें ट्रेडिशनल मेथड, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है ज्यादा कॉस्ट लगा के कम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो प्रॉफिट डिक्रीज करता है, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा तो एक सेलर जो है वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर कम क्वांटिटी सेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बात है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, देखो इस पॉइंट को पढ़ते हैं पहले पूरे को। तो व्हेन कॉस्ट ऑफ मेकिंग गोज अप, अगर मान लो किसी भी चीज, कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, अगर उसको बनाने का खर्चा अगर बढ़ गया, गोज अप लाइक वेजेस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन करने में खर्चे आते हैं,
जैसे मैंने आपको डिस्कस किया भी था प्रीवियस वीडियोस में, उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। कैपिटल के बदले हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज पे करते हैं, ठीक है। और अगर हम लेबर करें तो वेजेस देंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या देंगे? यहाँ पे प्रॉफिट देंगे। तो जब हम ये चार चीज देंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? खर्चे हैं बिजनेस के, और अगर बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या है? कि प्रॉफिट कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन कॉस्ट ऑफ मेकिंग गोज अप लाइक वेजेस और द प्राइस ऑफ मटेरियल्स इंक्रीज, ठीक है। तो अगर मान लो वेजेस बढ़ गए, प्राइस ऑफ मटेरियल बढ़ गए, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो जो है चीजों को प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव हो जाता है, ज्यादा खर्चा आता है टू प्रोड्यूस, सो प्रोड्यूसर्स डिसाइड टू मेक लेस। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम कम से कम प्रोडक्ट को बनाएंगे, यानी कि कम चीजें बनाएंगे, लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज नॉट एज प्रॉफिटेबल, क्योंकि अब वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं बची। और प्रॉफिटेबल कब होगी? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। अब आए क्या आता है हमारे पास? गवर्नमेंट पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करूं तो बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। अब समझते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि एक गुड्स की, एक सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी मार्केट में होनी चाहिए। अगर वो चाहती है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लोग उसे यूज करें, तो वो उन कंपनियों को सपोर्ट करती है। कैसे? सब्सिडी प्रोवाइड करके, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंपनी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, या फिर कोई भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करती है सब्सिडी प्रोवाइड करके, उन पर टैक्स फ्री कर देती है। लेकिन सपोज करो कोई कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से पंगे ले रही है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसी कंजप्शन हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लोग ये चीजें कंज्यूम ना करें, तो ऐसे कामों में क्या होता है? गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, टैबैको प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा, ठीक है, कि मैंने कई बार देखा हुआ है, मेरे को काफी अजीब लगता है ऐसी चीजें देखने में। जब मैं कभी पार्क घूमने जाता हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, मतलब 10th 9th के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे अल्कोहल ड्रिंक कर रहे होते हैं। एक बात समझो, वहां पे भाई दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जिनको पी के सेहत बनाई जा सकती है, और पैसा खर्च कर रहे हैं वो बुरी चीजों में। समझ नहीं आ रहा क्यों खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज मैंने यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि उन चीजों का कंजप्शन ज्यादा ना हो सोसाइटी के अंदर, तो गवर्नमेंट पे टैक्स रेट बढ़ा देती है। अब आप सिगरेट देखो 10 12 15 पता नहीं कैसे, मतलब 10 रुपए से तो ऊपर ऊपर की आती है, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन दिन में 3-4 कंज्यूम कर लेता है, इसका मतलब वो कम से कम आधे लीटर दूध जितना तो उसने सिगरेट में पैसा उड़ा दिया, जितने का वो आधा लीटर दूध कंज्यूम कर सकता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ऐसे केसेस में ना टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि उनकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। तो अब टैक्स रेट से सप्लाई कैसे कम होगी? एक सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स कौन भरेगा? प्रोड्यूसर थोड़ा पड़ेगा, प्रोड्यूसर उस टैक्स को प्राइस में ऐड कर देगा। अब वो प्राइस कौन पे करता है? कंज्यूमर्स। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है जिन चीजों को मार्केट में चाहती है कि वो ना आए, उन पर टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, और जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है उन कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है या फिर टैक्स फ्री कर देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अफेक्ट करती है ये देखने के लिए कि मार्केट में कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज एक क्वांटिटी की होनी चाहिए। तो देखो, तो गवर्नमेंट रूल्स कैन आल्सो चेंज हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तो गवर्नमेंट के रूल्स कब चेंज होते हैं? कि मार्केट में कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है। इस तरीके से गवर्नमेंट सप्लाई को अफेक्ट करती है। अगर सप्लाई को बढ़ाना है तो भाई उस कंपनी को टैक्स फ्री कर दो, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करे। और जब गवर्नमेंट सप्लाई कट करनी होती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है। इस तरीके से गवर्नमेंट अफेक्ट करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे इफेक्ट करती है। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? द लॉ ऑफ सप्लाई, आज की वीडियो का आखिरी कंसेप्ट। अब समझते हैं द लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का हमें समझना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स कांस्टेंट। अगर एक चीज ध्यान रखना, ये असम्पशन है, मतलब हम बाकी चीजों को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं प्राइस को छोड़कर। देखो नीचे लिखा भी है मैंने असम्पशन में, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात करते हैं प्राइस के हिसाब से। अब देख रहे लॉ ऑफ सप्लाई कर्व है, आपको थोड़ा सा डिमांड का याद होगा, डिमांड का कर्व ऐसा था, है ना, ये क्या शो करता था? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। यहाँ पे देखो, पहले प्राइस 2 था तो प्रोड्यूसर 2 ही क्वांटिटी सेल कर रहा था, प्राइस बढ़ के 4 हो गया, इसने
चार क्वांटिटी सेल करनी शुरू कर दी, प्राइस और बढ़ा, क्वांटिटी सेल और बढ़ गई, प्राइस और बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। यानी कि मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हमने समझा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशन है। अब इसे आगे डिस्कस करोगे भी, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। और मूवमेंट हमेशा किसकी वजह से आता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखूं तो देखो ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है। फिर क्या आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो यहां तक हम इस टॉपिक को रोकते हैं। यहां पे हमने बात कर ली सप्लाई के इंट्रोडक्शन की। सप्लाई के भी कुछ बहुत सारे कंसेप्ट्स बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।